थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे किसी से जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। किसी का हौसला ऐसे पस्त नहीं करेंगे। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक बच्चे को नीचे से उठा करके खड़ा करने के लिए, बेहद मेहनत करनी पड़ती है। और किसी एक शब्द से अगर किसी का मोरल डाउन हो जाए तो ऐसे शब्द नहीं बोलिए, ठीक है ना। हाँ, जहाँ आपका संभाषण है, किसी के साथ विचार मतभेद है, वहाँ हो सकता है। यहाँ पे सभी समान है, हमारी नज़र में तो बिल्कुल समान है और हमेशा रहेंगे भी। हमारी दो दृष्टि नहीं है। इस कमरे के अंदर आने के बाद एक ही दृष्टि रहेगी हर एक पर। कोई ये नहीं कि मान लिया चलो इससे अम्बिका से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो इसको नहीं कहेंगे, या इनसे कर रहे हैं तो इसको नहीं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक ही दृष्टि है, सबके लिए वही काम करेगी, ठीक है। मेरे लिए नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्लास के अंदर बिल्कुल नहीं, ऐसे ही कॉलेज में नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर भी नहीं है। तो आप कोशिश करिए थोड़ा अच्छा बनने की। जब अच्छा बनेंगे तो अच्छा पाएंगे भी। आपके लिए आपके लिए बोल रहे हैं, जब हम गलत सुनते हैं तो जो कहने वाला है गलत वो नहीं है, गलत हम है। क्योंकि हम उसके कही गई बात को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो गलत कौन हो गए? तो मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, आपके पास तो पहुँचेगी नहीं जब तक आप नहीं लेंगे। तो गलत कौन हुआ? आप गलत हैं। उस चीज़ को मत लो ना आप, आपसे किसने कहा लेने के लिए, ठीक है ना। अच्छी बातों को ग्रहण करिए, निश्चित ग्रहण करिए। कई मौके मिलते हैं हमें ऐसे लाइफ में, कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ हमें लेनी पड़ेंगी। कुछ को लेने से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ को छोड़ने से भी आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ को लेकर के अगर दिमाग में बैठाएंगे तो बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। दिमाग कैसा हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। हो जाता है ना। हाँ, तो इतनी चीज़ लो जितनी आपको ज़रूरत है। अब खाना आपको 2 रोटी खाते हैं आप, और हम ज़बरदस्ती करें नहीं अर्चना इन्हें 6 की 6 खाओ, खाओगे भाई? क्यों नहीं खाओगे? जितनी क्षमता है हाँ, तो अरे तुम्हारी क्षमता नहीं है उस चीज़ को लेने की, तो क्यों ले रहे हो भाई उसको, ठीक है। समझदार बनो। हम आपको इस तरीके से बनाना चाहते हैं जो एक आदमी में 1000 की क्षमता हो, वो हर झंझावत से जूझ सके, वो हर परिस्थिति से का उसका सामना कर सके, उसको देख करके भागे ना, उसके सामने डट करके उसका मुकाबला करे। ऐसे नहीं, कमज़ोर नहीं बनिएगा, बोल्ड बनिए, बहादुर बनिए, आगे बढ़ने की शक्ति उत्पन्न करिए। सब कुछ कहाँ पर है, हमारे अंदर ही है, बस उसको जगाना पड़ता है। सब कुछ है अंदर ही, बस उसको खोजना है, जगाना है। किसी के कुछ शब्दों से जाग जाती है ना, किसी के व्यवहार से जाग जाती है ना। या कई किसी के व्यवहार से हम ठान भी लेते कि नहीं अब हमें यही करना है। किसी के व्यवहार से हमें आज के बाद इससे बात भी नहीं करनी है ना। तो वो आप ही के ऊपर बात है, आप करना क्या चाहते हैं। कहीं से कुछ नहीं लेना होता हमें, कहीं से ना कुछ ग्रहण करना है, ना किसी को छोड़ना, सब कुछ अंदर ही है। क्या लेना है, क्या देना है, वो सब आपके मन के ऊपर बात है। तो इतना ही लीजिए जितने की क्षमता है। पहला सवाल है, प्रश्न पत्र ये 7 नंबर का है, नई सीरीज का टेस्ट है। पहला प्रश्न है, और ऐसा नहीं है कि जो नया हो, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इसमें आपको नहीं पढ़ा है आपने, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही है, इसलिए ज़्यादा समझाने का है नहीं इसमें। पत्रों के बीच बीच में महायान धर्म से संबंध रखने वाले किसके चित्र हैं? देवी देवताओं के चित्रों में राज के लक्षण होने के कारण जड़ता दिखाई देती है। भंगिमाओं में त्रिभंगी भंगिमा का उदाहरण कौन बताएंगे? कृष्ण। हाँ, वेरी गुड, कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में हमेशा या बांसुरी बजाते समय? हाँ, जब वो बांसुरी बजाते हैं तब क्या है, वो त्रिभंगी मुद्रा में बजाते हैं। अतिभंगी का उदाहरण बताइए। नटराज तांडव करते हुए, गुड। हाँ, ऐसे ही बोलेंगे, तांडव करते हुए नटराज, ऐसे नहीं बोलेंगे नटराज, ठीक है। नटराज को हमेशा थोड़ी डांस करते रहते हैं, तो वो बोलेंगे। और समभंगी मुद्रा हाँ श्री राम की है, वो सम है। हाँ, विवेकानंद, यानी दिव्य पुरुष आएंगे इस श्रेणी में। बौद्ध पुस्तकें
किस पर लिखी गई है? ताड़पत्र पर लिखी गई है। सबसे अच्छा ताड़पत्र कौन सा होता है? श्रीताल। हाँ, श्रीताल। अच्छा लिखेंगे, साफ लिखेंगे, कोशिश करेंगे समझ में आए उनके। जैन शैली, सॉरी, अपभ्रंश शैली किसके अधिक निकट है? जैन शैली के। 700 से 1600 ईस्वी तक कौन सी चित्रकला थी? मध्यकालीन चित्रकला थी। आधुनिक कला का सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं? अमूर्त को देते हैं। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? इसमें आप आधुनिक कोई सा भी चित्रकार आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, जो आधुनिक ना होना चाहिए, पुराना हो। उत्तर भारत में जब ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आपको देख करके पता चलेगा। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? समीक्षावाद से। कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की प्रदर्शनी लगा चुके हैं? एमएफ हुसैन। ये बहुत बार आ चुका है। शकुंतला वियोग किसने चित्र किया? राजा रवि वर्मा ने। नारी नामक चित्र किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर की विशेषता क्या है? नारियों का हाँ, पहले ये चित्र बना देते हैं, उसके बाद उसका टाइटल रखते हैं। उड़ीसा की एक दुकान किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। सह अस्तित्व किसका चित्र है? असित कुमार हल्दर का। ढोलकिया चित्र किसने बनाया? मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया। हाँ, एमएफ हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन हमने थोड़ा सा बड़ा बोल दिया, आपने शॉर्ट में बोल दिया। मध्यकाल के 900 वर्ष के युग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। गुड। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। एलोरा गांव का प्राचीन नाम क्या है? एलापुर अचल। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। ये मंदिर लिखा है सर, इसमें 12 मंदिर। हाँ, गुफा मंदिर ही कहेंगे उनको सबको। 34 हो गए। 17 किस धर्म से संबंधित है? और 12 और 5 जैन। गुड। एलोरा के 17 मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के हैं? 16 की जगह 17 कर लेना, 16 की जगह 17 कर लेना प्रश्न में। हिंदू धर्म। हाँ, हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म। एलोरा गुफा मंदिर भारत के प्राचीनतम सह अस्तित्व के द्योतक हैं, धर्मनिरपेक्षता के। गुफा मंदिर 2 के सभा मंडप की छत कितने अलंकृत खंभों पर टिकी है? गुफा मंदिर 2 लिख लीजिए, इसमें वो छूट गया है। 12। कैसे सर, इसमें पूछा ना खंभों पर टिकी है। कितने अलंकृत खंभों पर टिकी है? हाँ, तो 12 पर टिकी है, 12 खंभों पर। महत्वपूर्ण गुफा है। बौद्ध विहार हो सकता है। और इसमें किसके चित्र हैं? जातक गुफाओं के, सॉरी, जातक कथाओं के। गुफा मंदिर 2 के अलग अलग भिक्षुओं के आवास न होकर दहलीज की दीवारों पर अंकन है बुद्ध मूर्तियों का। अवलोकितेश्वर की मूर्ति किस गुफा मंदिर में है? गुफा संख्या 6 में है। और ये कैसी गुफा है? 2 मंजिला गुफा है। 2 मंजिला गुफा है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है और 10 फीट की है। सुतार झोपड़ी के नाम से, सर ये एलोरा मंदिर की है। हाँ जी, हाँ, सुतार झोपड़ी के नाम से किस मंदिर को पुकारा जाता है? 10 नंबर। इसको और भी किसी नाम से जानते हैं? कारपेंटर गुफा। हाँ, विश्वकर्मा गुफा भी बोलते हैं, बौद्ध गुफा भी बोलते हैं, सूत्र झोपड़ी गुफा भी बोलते हैं, सुतार झोपड़ी भी बोलते हैं। 3 ताल एलोरा किस गुफा मंदिर का नाम है? गुफा संख्या 12 का। ये कैसी है? 3 मंजिला गुफा है। 118 गुणा 34 फीट आकार की है। 118 गुणा 34 फीट आकार की है और 3 मंजिला है। 3 ताल इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ताल यानी तल, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल, इसीलिए इसको कहते हैं 3 ताल या 3 तल। तल का मतलब, हाँ, फ्लोर। जैसे लिखा नहीं रहता प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल,
लिखा रहता है लिफ्ट के आसपास, हाँ वो यही है, इसीलिए इसको बोल रखा है 3 ताल। एलोरा बौद्ध गुफा मंदिर की अंतिम गुफा है। निचले तल के सवा मंडपों में कितने खंभे हैं? 30 खंभे हैं। कैलाश हिलाता रावण, इंपॉर्टेंट सवाल है। तांडव नृत्य करते शिव पार्वती एलोरा की किस नंबर की गुफा में है? 14। ये 16 नंबर की गुफा में है। 16 नंबर कैलाश गुफा के नाम से जानते हैं, दीवार पर बना हुआ चित्र है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रश्न कई बच्चों ने पूछा है, यूट्यूब पर कई बच्चों ने पूछा है इसके बारे में। कौन सी गुफा मंदिर कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? 16। कैलाश मंदिर का निर्माण कितने शिलाखंडों से किया गया है? एकास्मक। एकास्मक में क्या होती है? हाँ, एक ही पत्थर को काट करके जो है बनाया जाता है। और ये कैलाश मंदिर किसमें बना? द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना है, एकास्मक शैली जिसको कहते हैं। एकास्मक में क्या है? एक शिलाखंड को काट करके बनाया जाता है। और ये जो एकास्मक शैली है कैलाश मंदिर की, विश्व की सबसे बड़ी अखंड कला है। ये विश्व की सबसे बड़ी अखंड कला है। 30 नंबर सवाल है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासन काल से प्रारंभ होकर मंदिर का निर्माण कई पीढ़ियों बाद पूरा हुआ? किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। अलंकरणों में कमलवन, हाथी, मछली, पुष्प तोड़ती अप्सराएं किस मंदिर में चित्रित किए गए हैं? कैलाश मंदिर में चित्रित किए गए हैं। चालुक्य मंदिरों की शैली में बना यह शैव मंदिर अपने नंदी मंडप के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफा कितने नंबर की है? ये 21 नंबर की है। 21 नंबर की गुफा है। 21 नंबर चालुक्य मंदिर की शैली में बना यह शैव मंदिर अपने नंदी मंडप के लिए प्रसिद्ध है। यह कितने नंबर की गुफा है? 21 नंबर की गुफा है। बंगाल शैली के कौन से चित्रकार नहीं है? अब ये 4 ऑप्शन में से जौन सा भी आपने नहीं है वो से लिख देंगे। जैसे अमृता शेरगिल है, नहीं है तो वो आप लिख सकते हैं। 34 नंबर सवाल है। कौन सा चित्रकार एक कैलीग्राफर भी है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, कैलीग्राफर का मतलब है जो जैसे कर्सिव राइटिंग नहीं लिखते, उस तरीके के। जो आपने पहले, अब तो खैर कंप्यूटर से मिल जाती है, पहले जो डिग्री बनती थी वो कैलीग्राफर ही उसको बनाता था, जो उसमें लिखता था। मतलब एकदम से ऐसा लगता था स्वर्ण अक्षरों की तरह। जैसे मुगल काल में भी रहे थे जिनका काम केवल लिखने का ही था। रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसमें जो कैलीग्राफर में जो माध्यम है वो लिख लीजिए। इस पे ये अच्छी बात है पूछना, लिख लीजिए। पेन से लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं इसको, कलम से लिख सकते हैं आप इसको, ब्रश से लिख सकते हैं, स्याही से लिख सकते हैं। और कैलीग्राफर जो कला है ये दृश्य कला के अंतर्गत आएगी। ठीक है, दृश्य कला के अंतर्गत आएगी। 35 नंबर सवाल है। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार था जिसने कालीघाट के पटचित्रों से प्रभावित होकर चित्रण किया? यामिनी राय। 19वीं सदी के लोक कलाकार हैं। सती नामक नंदलाल बोस का चित्रण किस शैली में है? वास। वास में क्या होता है? कौन बताएंगे? हाँ, चित्र को आवश्यकता अनुसार रंग लगाएंगे, फिर धोएंगे, रंग लगाएंगे, फिर धोएंगे। जब तक मनमाफिक उसमें कलर ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। गगनेंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला तकनीकी क्या है? घनवाद। इंपोर्टेंट सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर किस शैली, ये पूछ लेता है गगनेंद्रनाथ किस बात से संबंधित है? घनवाद ही आएगा, क्यूबिज्म आ जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर किस शैली से संबंधित है? बंगाल।
शिव का विस्पान किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने 1920 के दशक में बनाया था। और जो ये है शिव का विस्पान, कई बार ये पूछ लेता शिव का विस्पान चित्र किसका प्रतीक है? ठीक है, तो प्रतीक भी लिख सकते हैं इसमें। त्याग का प्रतीक है, त्याग कौमा करुणा कौमा बलिदान, त्याग कौमा करुणा कौमा बलिदान आदि का प्रतीक है। कस देवायनी किसका चित्र है? असित कुमार हलधर का है। मेघदूत किसने चित्रित किया? असित कुमार हलधर ने चित्रित किया। भागीरथ और गंगा को किसने चित्रित किया? प्रमोद कुमार चटर्जी ने भी चित्रित किया। राजा रवि वर्मा ने भी चित्रित किया। एम.एफ. हुसैन ने भी चित्रित किया और नंदलाल बोस ने भी चित्रित किया। यहीं पे लिख लीजिए, ये सारे यहीं पे लिखिएगा। प्रमोद कुमार चटर्जी, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, इन्होंने भी चित्रित किया है। मां से विदा लेते चैतन्य किसका चित्र है? छितेंद्रनाथ मजूमदार का। छितेंद्रनाथ मजूमदार। संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? राम किंकर बैज ने बनाई। प्रारब्ध किसने चित्रित किया? असित कुमार हलधर ने चित्रित किया। पक्षी के लिए नारी किसने चित्रित किया? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। यक्ष पत्नी किसका चित्र है? शैलेंद्रनाथ डे का चित्र है। नेपाली लड़की नामक चित्र किसने बनाया? देव प्रसाद राय चौधरी ने बनाया। भारतीय चित्रकार कौन है जो यूरोपीय चित्र शैली से प्रभावित हैं? राजा रवि वर्मा। राम किंकर बैज मुख्यतः कौन है? मूर्तिकार है, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है और आएगा सवाल पेपर में। नंदलाल बोस कौन थे? चित्रकार थे, चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? लिख लीजिए इसमें। हाँ, कवि, वेरी गुड। चित्रकार, वेरी गुड। साहित्यकार, वेरी गुड, लिख लीजिए। और लेखक, वेरी गुड। और नाटककार भी थे, ठीक है, लिख लीजिए। चित्रकार थे, कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक भी थे, हाँ, संगीतकार भी थे। विनोद बिहारी मुखर्जी किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? हाँ, भित्ति चित्रण के मुख्य चित्रकार थे, बंगाल शैली से संबंधित थे, ठीक है। और जो विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रसिद्ध चित्र हैं, भारतीय जीवन, बुद्ध का जीवन, ये कहां पर रखे हुए हैं? शांति निकेतन में ही रखे हुए हैं, शांति निकेतन में। भारतीय जीवन और बुद्ध का जीवन, ये प्रसिद्ध चित्र हैं किसके? विनोद बिहारी मुखर्जी के। और ये चित्र कहाँ रखे हुए हैं? शांति निकेतन में रखे हुए हैं। स्वर्ण कुंभ नामक नंदलाल बोस का चित्रण किस शैली में है? टेम्परा। स्वर्ण कुंभ क्या है? पौराणिक कथा का चित्र है। इसमें क्या है? अमृत मंथन का, अमृत मंथन। अमृत मंथन में क्या है? अमृत मंथन करते हुए एक सर्प है, सर्प का नाम क्या है? वासुकी। वासुकी, वासुकी, जिसने अपनी जो बॉडी थी, जो शरीर था, वो उसके रस्सी के लिए दान किया था। उसमें फिर रत्न निकल रहे हैं, ठीक है, वो वाला चित्र है। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। हाँ, टेम्परा तकनीक में, और नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। और पौराणिक कथाओं का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं का प्रतीक है। पौराणिक किसे कहते हैं? जो पुराणों में कथाएं हैं। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतों में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस में है? दीवाने खास में। हाँ, दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में। पहले कहाँ था ये? पहले आगरा के किले में रखा गया था इसको। अब कहाँ पर है? हाँ, दीवाने खास में। परवर्ती काल के भगवान नटराज की याद दिलाने वाला एक नंगे पुरुष मूर्ति जो धूसर पत्थर की बनी है एवं जिसके कंधे ऐंठे हुए हैं और एक पैर उठा हुआ है,
का प्राप्ति स्थल है चनुदड़ो। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल में पुरातत्वविदों को 4 उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? दैमावाद से। हड़प्पा सभ्यता में एक को छोड़कर शेष सभी नगरों के घरों में पार्श्व प्रवेश द्वार था। उस विशेष नगर का नाम बताइए जहां घरों में प्रवेश द्वार मुख्य सड़कों पर थे। लोथल। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कला की खोज का समारंभ सर्वप्रथम किसने किया? हाँ, अंग्रेजों ने। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड लिखा हुआ तो अभी सही कर देंगे। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड कौन थे? भूवैज्ञानिक थे, हाँ, जिन्होंने खोज की थी 1863 में। हाँ, ब्रूसफोर्ड को ही प्रागैतिहासिक कला की खोज का जनक भी इन्हीं को मानते हैं। ठीक है, जनक भी इन्हीं को मानते हैं। सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों से। भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहां से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका की गुफाओं से। गुप्तकालीन मूर्तियां हैं महीन में पारदर्शी कपड़े पहने, हाँ, जो रंग है सफेद या पीले रंग के वस्त्र हैं, सफेद या पीले रंग के वस्त्र हैं। कई जगह मूर्तियां इस तरीके से कपड़े पहने हुए दिखाई गई हैं कि उनकी बॉडी भी अंदर से दिखाई दे रही है, सलवटे तक दिखाई दे रही है, पीले व सफेद, महीन व पारदर्शी। महीन कहते हैं बारीक को। कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? नंदीवर्मन सेकंड ने। स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तेली का मंदिर, ग्वालियर। मद्रास में तंजौर के पास पुदुकोटा के निकट स्थित तनवासल गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? पल्लव राजा थे। कौन? महेंद्र वर्मन। और उनके पुत्र थे नरसिंह वर्मन। पल्लव वर्मन व उनके पुत्र थे नरसिंह वर्मन, हाँ, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। मुंबई के ऐहोल नामक स्थान के पास स्थित बादामी की गुफाओं का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? कीर्तिवर्मन के शासन काल में हुआ। कीर्तिवर्मन के शासन काल में। बाबर द्वारा निर्मित काबुली बाग कहाँ स्थित है? पानीपत में। पानीपत में। इब्राहिम लोदी द्वारा निर्मित सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में है, लोधी गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। लोधी गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है और 2 मंजिला है। ठीक है भाई, 2 मंजिला है। और बनवाया किसने था? इब्राहिम लोधी ने ही बनवाया था। इनका पुत्र था कौन? हाँ, इब्राहिम लोधी ने बनवाया था, पुत्र था इनका सिकंदर लोधी का। आगे लिखेंगे 71 नंबर सवाल 71। मौर्य काल से पूर्व की कला का इतिहास भाषा की दृष्टि से एक सादे पृष्ठ और पुरातत्व की दृष्टि से एक खाली अलमारी की भांति है। यह कथन किसका है? गोखले का है। गोपाल कृष्ण गोखले। सांची का स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। भोपाल लिखा तो ठीक कर देंगे, रायसेन जिले में लिखा है तो अभी सही कर देंगे। मध्य प्रदेश के पास ही रायसेन जिला। 73 नंबर सवाल है, पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की? ह्वेन-सांग ने। हर्षकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। सैंधव सभ्यता कालीन स्थल चनहुदड़ों की खुदाई का काम किस व्यक्ति की खोज से संपन्न हुआ? अर्नेस्ट मैके। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाग की किस गुफा में एक दृश्य
में 17 घुड़सवार चित्रित हैं। चौथी गुफा के 5वें दृश्य में। और जुलूस का दृश्य है, जुलूस का। ये सवाल भी कई बच्चों ने पूछा है, ये व्हाट्सएप यूट्यूब पर कई बच्चों ने पूछा है इसके बारे में, कंफ्यूजन में ही है अधिकतर बच्चे इस पे। तो बिल्कुल क्लियर है, 17 घुड़सवार है, जुलूस का दृश्य है, चौथे गुफा के 5वें दृश्य में आएगा पेपर में क्षेत्र नंबर। खिन्नावस्था और सांध्य वेला नामक चित्र किस चित्रकार की कृतियां हैं? रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। अट्टहास नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की रचना है? पहले भी आ चुका है ये। हाँ, गगनेंद्रनाथ टैगोर। प्रत्येक प्रकार की कलात्मक प्रक्रिया का लक्ष्य होता है सौंदर्य की अभिव्यक्ति। स्थापत्य का अत्यंत प्राचीन स्वरूप किस काल का माना जाता है? सिंधु सभ्यता का। सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कहाँ मिले हैं? अब इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको जी। पहले नंबर पर है सारनाथ का धमेक स्तूप, प्राचीनता की दृष्टि से, ठीक है। नंबर 2 पे लिखेंगे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। नंबर 3 पे लिखेंगे भरहोत का स्तूप। नंबर 4 पे लिखेंगे अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप। अगला सवाल है 82 नंबर। सांची के स्तूप का निर्माण करता कौन था? सम्राट अशोक था। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। सर ये इसमें मद्रास हमने लिखा है। नहीं, गुंटूर जिले में है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, अमरावती गांव में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में है। सर 81 बता तो दिया सर। 81 पे तो लिखवा भी दिया। सारनाथ, सांची, भरहोत और अमरावती। अच्छा, आपके रह गए हैं, लिख लो। सर लिख सांची, सारनाथ, चैत्य किसे कहा जाता है? पूजा स्थल। हाँ, जहाँ पूजा आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। बिहार किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते थे? निवास। बौद्ध संघों के निवास के लिए। मूल गंधकुटी विहार कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? चारों तरफ मुंह किए हुए शेर। सर ये राजकीय आएगा या राष्ट्रीय आएगा? भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? सारनाथ का, ये ठीक है, सारनाथ का है। अशोक के स्तंभ की आकृति है, अनुकृति है। जो अशोक का स्तंभ है उसकी अनुकृति है। इसे 26 जनवरी 1950 को लिख लो, लिख लीजिए। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ था। जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ था उसी दिन अपनाया गया था इसे। सर ये राजकीय चिन्ह आएगा, राष्ट्रीय चिन्ह आएगा? क्वेश्चन राजकीय। अशोक के समय बने स्तंभों की मुख्य वास्तु विशेषता क्या थी? स्तंभों पर कांचवत चमकता पॉलिश होता था, कांचवत चमकता पॉलिश होता था। गांधार कला में भारतीय कला के साथ किस विदेशी कला का सम्मिश्रण पाया जाता है? यूनानी। 90 नंबर सवाल है। रुक जाओ सर। 90 नंबर सवाल देखेंगे अब। मथुरा शैली की मूर्तियां आसानी से पहचानी जा सकती हैं क्योंकि इनके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर और एक और बताया था मैंने, हाँ, सफेद चित्तीदार, यानी कि पत्थर तो लाल ही है वो, लेकिन उसमें क्या है, बीच बीच में सफेद चित्तियां हैं, वो सफेद चित्तीदार हो गया। जहांगीर का मकबरा स्थित है कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर के भी दीवार शहर के शाहदरा बाग में। लाहौर के दीवार शहर के शाहदरा बाग में।
किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे पर है। या पाकिस्तान जिसने लिखा हुआ उसका भी ठीक कर देंगे। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था ये, शाहजहां ने। 92 नंबर सवाल है, विसनदास किसके दरबार का चित्रकार था? जहांगीर के। जहांगीर की मृत्यु के साथ साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई, यह कथन किस विद्वान का है? पर्सी ब्राउन का है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाया गया था? जहांगीर के। उस्ताद मुराद किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? जहांगीर के। अकबर द्वारा स्थापित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने अजमेर के किले का निर्माण करवाया था? अजमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबर ने। इसे अकबर का किला भी बोलते हैं, दौलत खाना भी बोलते हैं। इसी को लिख सकते हैं, इसको अकबर का किला भी बोलते हैं इसे, और दौलत खाना भी बोलते हैं। दौलत खाना। और अजमेर में जहांगीर ने कौन सा बनवाया था? चश्मे नूर महल। चश्मे नूर महल किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था। जो हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा आपने, किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो इस युद्ध की जो नीति थी वो इसी महल में बनाई गई थी। इस युद्ध की जो नीति बनाई गई थी वो इसी महल में बनाई गई थी। 98 नंबर सवाल है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में स्थापित बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 176 फीट। हाँ, 53.63 मीटर। 176 फीट या 53.63 मीटर। कितनी सीढ़ियां इसमें? 42 सीढ़ियां हैं। सर 52 सीढ़ियां बुलंद दरवाजे में। कितनी है? 42 है, 52 है? 52 है सर। कन्फर्म है? जी सर, मैंने पूछा था जब हम गए थे ना, तो गार्ड थे। गार्ड से नहीं पूछा? अच्छा, नहीं मैं तो नहीं थी। चलिए ठीक है, 42 लिख लीजिए, अभी देखेंगे वो चित्र तो था हमारे पास। ठीक है। नागर शैली गुजरात में क्या कहलाती है? लाट शैली। एक ही चट्टान का नागर शैली का मंदिर जिसकी छत संगमरमर की है कहाँ पाया गया है? धमनार राजपूताना। बेसर शैली के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? मैसूर में। कर्नाटक लिखा तो सही कर देंगे। मैसूर में, कर्नाटक। हाँ, जो बेसर शैली है नागर व द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप होती है। बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ शैली का मिला हुआ रूप है। उत्तर मध्य भारत। मुगल स्थापत्य कला शैली का उद्भव और विकास ईरानी और हिंदू स्थापत्य शैली का समन्वय का परिणाम था। ईरानी और हिंदू स्थापत्य शैली का समन्वय का परिणाम था। चित्रकला की अवरोहण शैली किससे संबंधित है? जैन धर्म से। राबिया का मकबरा किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब द्वारा। अब्दुल समद किस मुगल सम्राट का दरबारी चित्रकार था? अकबर का। अकबर का मुख्य चित्रकार भी था, और अकबर ने इसी चित्रकार से चित्रकारी भी सीखी थी। ठीक है। हाँ, तो फिर अकबर ने इसको कौन सा पुरस्कार दिया? युग शिरोमणि उपाधि दी थी। युग शिरोमणि की उपाधि दी थी। फिर किसको? अब्दुल समद को। इंपॉर्टेंट सवाल है। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में।
1993 विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है इसको। 1993 में 1993 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 107 नंबर सवाल है, अकबर कालीन कला शैली समन्वय युक्त तथा परिस्थितियों की उपज थी, यह कथन किस विद्वान का है? ब्राउन का है, पर्सी ब्राउन। दशवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के। आगरा में स्थित ताजमहल किस मुगल सम्राट ने निर्मित कराया था? शाहजहां ने। उसकी धर्मांधता, रूढ़िवादिता तथा दोषपूर्ण शासन नीति ने चित्रकला का मृत्युनाद बजा दिया। औरंगजेब के संदर्भ में यह कथन किसका था? किसका था? नहीं, गेटे का था ये। गेटे। जमीन नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की उत्कृष्ट रचना है? बहुत बार आ चुका है। किसकी है? मानते हैं? हाँ। नाथ द्वारा राजस्थान के पट चित्र किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। सिख चित्र शैली के प्रमुख केंद्र थे अमृतसर व होशियारपुर। कौन सा? हाँ ठीक है, पिछवाई भी लिख सकते हैं। सिख चित्र शैली के प्रमुख केंद्र थे अमृतसर व होशियारपुर। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किस चोल सम्राट ने बनवाया था? राजा राजेश्वर। राजराजेश्वर है, राजराजेश्वर। 1003 से 1010 में 1003 से 1010 के बीच में बनाया था और शिव को समर्पित मंदिर है ये। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसी को बृहदीश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चौक पूर्णा राजराजेश्वर क्यों कहेंगे इसे? इन्होंने बनवाया था। जैसे नेहरू है, नेहरू का तो नाम सुना? नेहरू का जो टाइटल है वो नेहरू इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब ये इलाहाबाद में रहते थे तो किसके? एक नदी के किनारे रहते थे। नहर थी, नहर थे तो वो क्या था? सिटी से थोड़ा दूर था। अब नहर पे रहता था तो वहाँ के गांव के लोग थे तो कहते थे नहरुआ नहरुआ। नहरुआ उधर की भाषा थी, तो नहरुआ से क्या हो गया? नेहरू हो गया। हाँ, तो ऐसे इनका नाम राजराजेश्वर जो है हो गया। राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसको। किसको? बृहदीश्वर मंदिर को। तो भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। चौक पूर्णा नामक लोक कला भारत में किस प्रांत से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन गुप्तकालीन चित्रकार नहीं है? मुगल कालीन। अच्छा, मुगल कालीन, ठीक है। मुगल कालीन चित्रकार नहीं है अमृता शेरगिल। हाँ, मुगल कालीन ना हो बस। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कितने चित्रकार थे? 100 से अधिक थे। अकबर ने बीरबल का महल कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर की नवीन शैली की सर्वाधिक सुंदर पहली इमारत थी आगरा का किला। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सर्वप्रथम इमारत कौन सी है? सहसाराम का मकबरा। चित्रकला की दृष्टि से मशहूर सितनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु। सितनवासल की गुफाएं किससे संबंधित है? जैन धर्म से। मौर्यकालीन स्तंभ कितने भागों में विभक्त हैं? 3। शीर्ष, स्तंभ, आधार। अशोक के स्तंभों की चौकी पर कितने पशु हैं? 4। कौन कौन है? कौन बताएंगे? हाथी, घोड़ा, सांड और बैल। बैल और हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। हाँ, उसको सांड भी बोलते हैं। ताजमहल का आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार कौन था? कौन सा? उस्ताद अहमद लाहौरी और मोहम्मद ईसा, दोनों ही थे। उस्ताद अहमद लाहौरी और मोहम्मद ईसा दोनों थे। दिल्ली के जो लाल किले की नींव थी वो भी इन्होंने ही रखी थी। दिल्ली के लाल किले की नींव इनकी रखी हुई है। अच्छा जी, इसे क्या काम करा था? उस्ताद अहमद लाहौरी को और मोहम्मद ईसा को नादिर उल असर की उपाधि भी दी थी। शाहजहां ने दी थी, पर शाहजहां ने, हाँ, नादिर उल असर की उपाधि दी थी, लेकिन शाहजहां ने दी थी जब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अल असर का जो मतलब था युग का आश्चर्य, उस युग का आश्चर्य काम ही इन्होंने ऐसा किया था। हाँ, युग का आश्चर्य
इसलिए उन्हें युग शिरोमणि भी बोलते थे। और जहांगीर ने किसको दी थी यही उपाधि? मंसूर को। जहांगीर ने किसको दी? और शाहजहां ने किसको दी? अब्दुल हमीद लाहौरी। क्यों दी? हाँ, ताजमहल बनाया था। और क्या बनाया था? रुस्तम। हाँ, दिल्ली के लाल किले की नींव भी रखी थी, तो इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए शाहजहां ने किसको दी? और मंसूर को किसने दी? हाँ, तो ये दोनों, एक को स्थापत्य में मिली, दूसरे को किसमें? चित्रण में, चित्रकला में मिली। ठीक है, दोनों सेम जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग। एक को स्थापत्य में मिली तो दूसरे को किसमें मिली? हाँ, ठीक है। 125 सवाल आपके कंप्लीट।